साहित्यकार मानवीय जीवन के बिखरे हुए सभी पहलुओं को विशिष्ट प्रकार से संजोकर साहित्य के रूप में सृजित करता है। मेरा मानना है सामाजिक बोध को कृति रूप में सृजित कर देना ही साहित्य है। टू टेल यू मोर अबाउट दिस, आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द सेशन टू मिस्टर तरुण मिश्रा हु विल स्पीक अबाउट घटता हुआ साहित्यिक और पाठन प्रभाव। बहुत बहुत धन्यवाद मानवी। नमस्कार। आज इस वर्चुअल स्टेज पर उपस्थित अतिथिगण, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम तरुण मिश्रा है। मैं दयाल सिंह कॉलेज मॉर्निंग के राजनीति शास्त्र द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। सबसे पूर्व तो मैं जीएसटीएस के इस मंच का और श्यामलाल कॉलेज का हृदय से अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं अपने विचार घटते हुए साहित्यिक और पाठन प्रभाव पर प्रकट कर सकूं। साथ ही मैं अपने से बड़े और हमउम्र साथियों को हर्षित भाव से प्रणाम करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय मुझे सुनने के लिए निकाला। प्रौद्योगिकी के इस आधुनिक युग में जहां पर मानव सभ्यता अपने शीर्षतम स्तर पर अग्रसर है, वहीं पर समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ संघर्ष करने को बाधित है। यद्यपि विज्ञान की इस अभूतपूर्व विजय से मेरा हृदय गर्वित तो होता है, परंतु उसे पूर्ण करने के लिए जिस चमत्कार की आवश्यकता है वह ओझल होने पर विवश है। मैं किसी भी रूप में अतिशोक्ति और महिमा मंडन में रुचि नहीं रखता, किंतु देवियों और सज्जनों, जो विषय मैं इस मंच के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने वाला हूं वह आपके बहुमूल्य ध्यान का अधिकारी है। अगर किसी ने समाज का अन्यायों से रक्षण किया है, किसी ने अगर लाचार और हताश मानव जाति की आत्मा में क्रांति का गुण भरा है, और अगर किसी ने सदैव दर्पण बनकर हमारी चेतना को जागृत किया है, तो वह साहित्य है। वह कहानियां रही हों, कविताएं रही हों, नाटक रहे हों, उपन्यास रहे हों या कोई ग्रंथ हो, सभी ने अपने अपने स्तर पर एक उत्तम साहित्य के रूप में समाज का मार्गदर्शन किया है। परंतु जब संपूर्ण विश्व प्रौद्योगिकी की गिरफ्त में है, जिसे किसी भी रूप में अनुचित नहीं समझा जाना चाहिए, यह प्रश्न दोहराए जाने योग्य है कि क्या आज साहित्य अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने में सफल है? क्या जिसे कभी कालिदास जैसे, विलियम शेक्सपियर जैसे, रूसो जैसे, टैगोर जैसे, प्रेमचंद जैसे महानुभावों ने सामाजिक चेतना जगाने के लिए प्रयोग में लाया, क्या वह मृत्युशैया पर है? और ना भी हो तो क्या वह प्रौद्योगिकी के नकारात्मक प्रदूषण से मास्क लगाने को विवश नहीं है? आज मैं आपका ध्यान 5 गहरे मुद्दों पर लाना चाहूंगा। पहला, साहित्य का इतिहास। दूसरा, साहित्य का संबंध भविष्य और मार्गदर्शन से। तीसरा, सकारात्मक साहित्य और नकारात्मक साहित्य में अंतर। चौथा, घटता हुआ पाठन। और पांचवा, साहित्य को सुधारने हेतु सुझाव एवं उपाय। साथ ही मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं हिंदी साहित्यिक काल पर केंद्रित रहूंगा। इसके साथ ही समकालीन अन्य भाषाओं और देशों के साहित्य पर प्रकाश डालता रहूंगा। जब मैं इतिहास को खंगालूंगा तो सबसे पहले हिंदी साहित्य की प्रादुर्भाव की ओर लेकर के जाऊंगा, फिर मैं धीरे धीरे दूसरी भाषाओं पर आऊंगा। जब बात आती है कि हम साहित्य के इतिहास की ओर मुड़े, तो कदाचित हमारी उंगलियां पन्ने पलटते थक जाएंगी। भले ही वर्तमान में साहित्य को अधिकतर भाषा से जोड़कर देखा जाता है, परंतु मानव सभ्यताओं के प्रारंभ से ही हमने मनोरंजन, सूचना एवं सामाजिक घटनाक्रम को सहेजने के लिए अलग अलग माध्यमों का प्रयोग किया है। चित्रों के माध्यम से, शिल्पों के माध्यम से और अन्य कलाओं के माध्यम से मानवों ने यह प्रयास किया है कि वह इसे जीवन का दर्पण बनाए रखें। चित्रों ने सदैव अपने आकर्ष से मनुष्यों को संतुष्ट रखा है। अगर साहित्य की शुरुआती परिभाषा की बात करें तो वह चित्रों से ही सिद्ध है। प्रख्यात कवयित्री और साहित्यकार महादेवी वर्मा ने चित्रों का संदर्भ लाते हुए अपने लेख कला और हमारा चित्रमय साहित्य में लिखा है, मूर्तिकला, चित्रकला आदि दृश्य कलाएं एक ही साथ हमारे नेत्र, स्पर्श और मन की तृप्ति कर सकती थीं। इसी से वे हमें अधिक सुगम और तात्कालिक आनंददायिनी जान पड़ी। इससे यह सिद्ध तो होता है कि चित्र कलाओं का आकर्षण सदैव बना रहेगा, किंतु आज हम भाषाई साहित्य पर चिंतन करने वाले हैं। साथ ही हिंदी के प्रादुर्भाव को खंगाल कर हम अनेक कालों से होते हुए आधुनिक समय में आएंगे।
अगर हम काल की बात करें तो अनेक बुद्धिजीवियों ने हिंदी साहित्य को बांटने का कार्य किया है, परंतु उसमें सबसे सटीक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वर्गीकरण है। वह इसे 4 कालों में बांटते हैं: आदिकाल या वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल या गद्य काल। हिंदी भाषा का इतिहास विशेष तौर पर हमें प्राकृत अपभ्रंश भाषा से निकलता हुआ दिखाई देता है, परंतु यह बहुत आवश्यक है कि इसके भी पूर्व जाकर हम इसे संस्कृत से जोड़ें। संस्कृत साहित्य का नाम आते ही हमारी सुई जाकर अटक जाती है, जिन्हें कई बुद्धिजीवियों ने भारत का शेक्सपियर कहा, यानी कालिदास। संस्कृत भाषा के इस विद्वान की कृतियों से ही प्रेरित हम तत्सम शब्दावली का बोलबाला आज के समय में भी देख सकते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम में जिस प्रकार का श्रृंगार इन्होंने हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया, वह श्रृंगार साहित्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तस्मिन काले नैनशलिलम योषितान खंडिताना, यह कहकर कालिदास ने अगर पर्वत और वातावरण की तुलना स्त्री से की है, तो क्या ऐसी उपमाएं अब प्रयोग में नहीं आती? प्राकृत अपभ्रंश, जिसका प्रारंभ संवत 1050 से माना जाता है, उसे हिंदी साहित्य के उद्भव के रूप में देखा गया है। यहीं से आगे बढ़ते हुए अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली और बंगाली और अन्य भाषाओं ने मिलजुल करके खड़ी बोली को जन्म दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल को वीर गाथा काल कहते हुए यह चीज भी सिद्ध की है कि यह काल चारणों और राज कवियों द्वारा पूर्ण रूप से प्रभावित था, जिसमें उन्होंने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताओं की रचना की। इससे यह भी प्रकट होता है कि साहित्य ने ही हमें हमारे इतिहास से परिचित करवाया। प्रेमचंद ने अप्रैल 1936 में अपने लखनऊ में दिए एक संबोधन में भले ही कुछ आदिकाल के साहित्य की खामियां गिनाई हो, पर अगर कल्हण ने कश्मीर में अनेक शासकों का शासनकाल हमारे समक्ष राज तरंगिणी में न रखा होता, तो इतिहास का एक अत्यंत मनोहर पन्ना आज हमारे सामने न होता। दूसरा विषय हमारे पहले विषय से पुरजोर रूप से जुड़ा हुआ है। साहित्य का संबंध भविष्य से किस प्रकार है, वह इससे पता चलता है कि आदिकाल की रचनाओं का विश्लेषण हम वर्तमान समय में कर रहे हैं। बहरहाल, जैसे जैसे भाषा का विकास हुआ और साहित्य पूर्व मध्यकाल या जिसे भक्ति काल भी कहते हैं उस ओर आगे बढ़ा, वहां से ऐसी रचनाएं निकली जिन्होंने मात्र उस काल के लिए चिंगारी का काम नहीं किया, बल्कि वह आज के समय की भी पथदर्शक है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य 2 शाखाओं में बांटता है, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। निर्गुण धारा में प्रचलित हैं रैदास और कबीरदास। रैदास के तो छिटपुट दोहे और कृतियां ही मिलती हैं, मगर कबीरदास का साहित्य खासा लोकप्रिय है। हम जिस संविधान में धर्मनिरपेक्षता पर बहस करते हैं, आपसी भाईचारे पर चिंतन करते हैं और सामाजिक सामंजस्य की बात करते हैं, उसका भी लोकार्पण हमारे अपने साहित्य में ही होता है। जब कबीरदास सभी धर्मों को ललकारते हुए यह कह जाते हैं कि टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साकी सब दिह गावत भूले, आत्म खबरी न जाना, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लर लर मुए, मर्म न काहू जाना, तो क्या वो धार्मिक विवाद को एक बार में कुचल नहीं देते? और बाद में पोथी परी परी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, जो पढ़े सो पंडित होए, कहकर वे आपसी सौहार्द की नींव नहीं रखते। या सगुण धारा के स्वर्णिम स्तंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस के उत्तरकांड में की गई गरीबी की व्याख्या क्या उस समय तक ही सीमित थी? गरीबी की तुलना दशानन से करके क्या उसकी विभीषिका को सामने नहीं खड़ा किया गया? यह बात स्पष्ट है कि 16वीं शताब्दी की गरीबी और आज की गरीबी में कोई अंतर नहीं है। यह अंतर आर्थिक जरूर हो सकता है, परंतु नैतिक नहीं है। सगुण धारा में एक और नाम मैं फेमिनिस्ट एंगल के लिए जोड़ना चाहूंगा, सूरदास। जब उद्धव को श्री कृष्ण द्वारा वृंदावन में गोपियों को योग का संदेश लिए भेजा जाता है, तो कोमल समझी जाने वाली, भोली समझी वाली गोपियां ज्ञानी उद्धव के ज्ञान को धराशायी कर देती। उतना ही नहीं, वे कृष्ण के लिए उल्टा संदेश यह कहते हुए भिजवा देते हैं कि हरि राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। इसका मूल्यांकन हम सीधे पैट्रियार्की पे हमले की तरह देख सकते हैं। इस बात से यह स्पष्ट है कि साहित्य एक काल का न रह करके हर काल का होता है। वह तात्कालीन समाज का प्रतिनिधित्व करने के बाद धुंधला नहीं होता है, बल्कि आगे जाकर भविष्य का भी मार्गदर्शन करता है।
नकारात्मक और सकारात्मक साहित्य में अंतर की व्याख्या करने से पूर्व मैं उपरोक्त विषय से जुड़े कुछ प्रश्न प्रकट करने की इच्छा रखता हूं। इतिहास में लिखी हुई रचनाएं भी आज क्यों पढ़ी जाती हैं? अगर मैं साहित्य को एक काल का न कहकर के हर काल का कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं? विलियम शेक्सपियर ने अपने 55वें सोनेट में ऐसा क्यों लिखा? Nor the marble nor the gilded monuments of the princes shall outlive this powerful rhyme. इन सभी प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक और नकारात्मक के अंतर में व्याप्त है। पूर्व मध्यकाल से आगे बढ़ते हुए जब उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल की चमक हमें दिखाई देने लगती है, तब ये अंतर और उज्जवल हो जाता है। रीतिकाल की रचनाओं की व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं इस काल में साहित्य का जितना विकास होना चाहिए था उतना न हो सका। यद्यपि यहां से विपरीत पश्चिम में साहित्य का स्वर्णिम विकास इसी काल में हुआ है। अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, सैमुअल जॉनसन जैसे जबरदस्त व्यंग्यकार और लेखकों के उदय से ही अंग्रेजी साहित्य बहुत आगे निकल गया। यहां पर उर्दू भाषा का भी जिक्र आवश्यक है, जिसमें हम गालिब को गिनेंगे। गालिब ही नहीं बल्कि उर्दू के और शायर जैसे मजाज, इन्होंने भी इस काल में अहम भूमिका निभाई, क्योंकि इन्होंने जो साधारण व्यक्ति थे उसके लिए लिखा। हिंदी साहित्य के रीतिकाल में कवि घाघ और बिहारी के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं दिखता जिनकी रचनाएं अधिक प्रसिद्ध हुई हैं। इसका कारण कदाचित हम भाषा की जटिलता को मान सकते हैं। इसी कारण से कविताएं साहित्य की तो हुई परंतु सभ्यता की नहीं, और जो साहित्य सभ्यता का नहीं हो सकता वह साहित्य सकारात्मक तो बिल्कुल नहीं है। फिर सकारात्मक साहित्य क्या है? यह उत्तर हमें आधुनिक काल या जिसे गद्य काल की श्रेणी में शुक्ल रखते हैं उससे मिलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के भाषा सुधार के बाद साहित्य को तो मानो पंख लग गए और उन्होंने हमें परिचित कराया कि सकारात्मक साहित्य है क्या। इसी शुरुआत के बाद साहित्य असली साहित्य बना है। सकारात्मक साहित्य की कुछ विशेषताएं होती हैं। साहित्य पूर्ण रूप से मानव द्वारा रचित और मानव के लिए रचित होता है। एक बेहतर साहित्य का धर्म यही है कि वह समाज के हर अंग का प्रतिनिधित्व करे, साथ ही उन्हें वह मार्ग दिखाए जो कहीं न कहीं शक्ति के समक्ष सिमट जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने एक निबंध में लिखा है कि वे साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने के पक्षपाती हैं, जो वाकजाल यानी शब्दों का खेल मनुष्यों को दुर्गति, हीनता और परमुखोपेक्षता यानी असहायता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को सहानुभूतिपूर्ण और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में उन्हें संकोच होता है। सकारात्मक साहित्य की दूसरी विशेषता उसकी अमरता हो सकती है। सच्चा साहित्य कभी भी एक काल का नहीं होता, और जैसे कि मैंने प्रकट किया वो भविष्य का मार्गदर्शन करने वाला होता है। यह बोलते हुए मुझे 2011 में किया गया अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन स्मरण हो आता है, जहां गहमा गहमी और नारों के बीच हिंदी गजल के उस्ताद दुष्यंत कुमार की रचनाएं पढ़ी जा रही थीं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज भी पीर पर्वत की तरह जब भी होती है उससे क्रांति को बाहर लाने का कार्य दुष्यंत की गजलें ही करती हैं। वह राजनीतिक व्यवस्था कोई भी हो उसे ललकार पाने में आज भी ये सफल है। या हिंदी से परे हम पंजाबी साहित्य की बात करें तो उसमें कुछ बहुत उज्जवल नाम निकल करके सामने आएंगे, जिसमें शिव बटालवी, अमृता प्रीतम और पास जैसे साहित्यकारों की रचनाएं आज जिस प्रकार पढ़ी जाती हैं, ऐसा सम्मान औरों को प्रायः प्राप्त नहीं होता। वो पुछ दो हाल फकीरा दा हो या एक कुड़ी जी दा नाम मोहब्बत, जिसे हम समझते हैं कि वो अनुराग कश्यप की एक फिल्म से आया, ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसको शिव बटालवी ने लिखा है। इन दोनों ही गीतों को जिस मस्ती से गाया जाता है उससे शिव की आत्मा अवश्य पुलकित होती हो। तीसरी विशेषता है साहित्य का व्यक्तिगत ना होना। इसी में नकारात्मक साहित्य आता है। जब कोई कहानी, कविता वर्तमान समय में श्रीधन की अभिलाषा, उपलब्धि की अभिलाषा या ऐश्वर्य की अभिलाषा में लिखी जाती है तो वह नकारात्मक हो जाती है। वह समय के साथ ओझल होने के साथ ही अपना साहित्य होने का धर्म भी भूल जाती है। अगर वह व्यक्तिगत हो भी तो भी उसे औरों का स्मरण रखना होगा, अन्यथा एक व्यक्ति की वाहवाही में वो स्वयं को इस श्रेणी से बाहर ले जाएगा। इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरति अब भी प्रेरणादायक है। वह कर्ण पर केंद्रित तो है परंतु हमें यह अनुभव कराने में सफल रहती कि हर संघर्ष की कहानी यही है। जब ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने अपना अभूतपूर्व प्रदर्शन दिखाया तो रश्मिरथी की ही प्रथम सर्ग की पहली कविता की तीसरी पंक्ति कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशिष्ट अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर जे एक जग गलत कहे या ठीक,
वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक, मुझे ऐसी लगी जैसे इन्हीं के ऊपर लिखी गई। यह हमें प्रेमचंद के विचार में भी मिलता है। उपन्यास सम्राट का विचार है कि साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। इसलिए साहित्य का व्यक्तिगत होना उसकी विफलता है। हर क्षेत्र से जुड़ाव सकारात्मक साहित्य की चौथी विशेषता है। जैसे कवि घाक कविताएं लिखने के अलावा उस समय के मौसम वैज्ञानिक थे, और अभी भी उत्तर भारत के कई इलाकों में किसानों के मुख पर उनकी पंक्तियां रहती हैं। इतिहास से तो साहित्य का जुड़ाव है ही, और इसका उदाहरण हम पहले देख चुके हैं। राजनीति से साहित्यिक कहानियां, कविताएं, नाटक आदि सीधा जुड़ाव रखते हैं, कभी व्यंगों के रूप में तो कभी आलोचना के रूप में। इस पंक्ति में हम अज्ञा को आगे देखते हैं, प्रेमचंद को आगे देखते हैं, फणीश्वरनाथ रेणु को आगे देखते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र को आगे देखते हैं। प्रेम का प्रतिनिधि साहित्य टैगोर की बंगाली रचनाओं में बनता है। धार्मिक गतिविधियां साहित्य की अनुपस्थिति में तो पूर्ण रूप से अपूर्ण है। उदाहरण के लिए 12वीं शताब्दी की कन्नड़ कवियत्री अक महादेवी को देख सकते हैं, ब्रज में मीराबाई और खिचड़ी भाषा में सूर को। रही बात वातावरण और प्रकृति के जुड़ाव की, तो निसंदेह पंत, निराला प्रसाद और महादेवी वर्मा का छायावाद इसका सटीक उदाहरण है। जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ या नेरूदा जैसे विदेशी भाषा के साहित्यकार वे ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा प्रकृति से जुड़ाव रखा। अगर ये चार विशेषताओं के साथ कोई भी रचना आगे बढ़ती है तो वह एक उत्तम सकारात्मक साहित्य के रूप में उभरेगी और कभी भी काल की ग्रास न होगी। उदय प्रताप सिंह का एक चर्चित शेर है, सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के, मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत्म कलेजा निकाल के। 2009 में नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने एक यूथ रीडरशिप सर्वे कराया, जिसमें 6,60,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इस सर्वे में यह बात सामने निकल करके आई, उस समय के 333 यानी 333 मिलियन लिटरेट लोगों में से मात्र 83.4 मिलियन युवा यानी साक्षर संख्या की केवल 25% अपने खाली समय में किताबें पढ़ते हैं। लेकिन याद रहे आंकड़ा 2009 का है, मैं फिर बल दूंगा इस पर कि यह आंकड़ा 2009 का है। 2010 के बाद जिस तरह से मोबाइल फोन के दाम घटे और 2016 में रिलायंस जियो के मार्केट में आने के बाद इंटरनेट और फोन चलाने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। अभी बहुत दिन नहीं हुए, हम सभी को याद होगा कि फ्री इंटरनेट और सिम के नाम पर कितनी लंबी लंबी कतारें हमें दिखाई दी थी। मुझे तो संदेह है कि अगर किताबें मुफ्त में वे मिले तो लोग इतनी देर खड़े होने को तैयार होंगे या नहीं। 2020 में 749 मिलियन इंटरनेट यूजर केवल भारत में थे, जो इंटरनेट यूजिंग पॉपुलेशन हमारी दूसरी है वर्ल्ड में। 18 अक्टूबर 2020 को हिंदुस्तान टाइम्स में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का एक सर्वे प्रकाशित हुआ था, जिसमें यह बात सामने आई कि भारत में लोगों का औसत पाठन मात्र 7 मिनट है, मात्र 7 मिनट। लॉकडाउन में ब्रॉडकास्ट रिसर्च काउंसिल के मुताबिक टीवी व्यूवरशिप में 9% की बढ़ोतरी है। हम ना जाने दिन के कितने घंटे अपने फोन, लैपटॉप और टीवी के सामने बिता देते हैं। अब आप इन दोनों आंकड़ों को अगर पैरेलल रखकर देखें, उस समय में 2009 का वो आंकड़ा जिसमें इंटरनेट यूजर की संख्या इतनी नहीं थी, तब 25% साक्षर संख्या केवल अपने खाली समय में किताबें पढ़ती थी। अब वो हालत क्या होगी अगर हम इसको पैरेलल रख के देखें तो आंकड़ा सामने आ जाएगा। आज सबके फोन की सेटिंग में डिजिटल वेलबींग नाम का एक ऑप्शन होता होगा, उस पर हमारी छात्रों को अगर हम इसमें गिने तो उससे हमारे क्लास के समय को घटा कर देखिए, फिर भी मैं दावे से कह सकता हूं कि वह 3 से 4 घंटे से कम नहीं होगा। हम अपने दिन भर में कितना समय कोर्स की पुस्तकों को छोड़कर किसी अन्य पुस्तक के साथ बिताते हैं, इसका उत्तर हमें अपने हृदय से पूछना चाहिए। हमारे इस दौर में बच्चे के हाथ में एक मोबाइल अवश्य दिखेगा। टेक्नोलॉजी की पराकाष्ठा के मध्य हमें बहुत सी ऐसी तकनीक मिली हैं जिससे जीवन बहुत सुगम हो चुका है, किंतु इसी का दुष्परिणाम घटता हुआ पाठन भी है। हम घंटों अपने फोन में वीडियो देखते बिता देते हैं, परंतु जब पढ़ने का नाम आता है तो ना जाने क्यों हमें साफ सुन जाता है। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से जानता हूं कि समय के साथ मनोरंजन की विधाएं बदली हैं और हम आज संभवतः बहुत ही कम उपन्यास, कविता आदि साहित्य को पढ़ने में रुचि रखते हैं।
वीडियो और मीम में समय बिताना मनोरंजक तो है, परंतु उस मनोरंजन में सार्थकता कितनी है, यह प्रश्न बना हुआ है। हम अगर कुछ पढ़ते हैं तो वह केवल हमारे लिए क्षणिक हर्ष नहीं लाता, बल्कि जीवन भर के हर्ष का काम करता है। उसमें ज्ञान होता है, प्रेरणा होती है, संघर्ष की कहानी होती है, वार्ता होती है, शब्द होते हैं, और साथ ही उसमें होती है एक ऐसी शक्ति जो अगर एक बार हृदय में गहरा जाए तो बड़ी सी बड़ी क्रांति की शुरुआत वहां से हो। आज मैं कह सकता हूं कि सकारात्मक साहित्य की संख्या घटी है और उसमें फलस्वरूप पाठन भी बहुत घट गया है। लोग शौकिया एक उपन्यास के साथ अपनी तस्वीर अपलोड तो करते हैं, परंतु उनमें से बहुत कम उसे पूरा करते हैं। इसके पीछे का कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है, वह साहित्य का अच्छा ना होना। दूसरा कारण हमारा स्वयं का आलस, जहां हमें अपशब्द भरा मीम और वीडियो देखना तो पसंद है, पर पढ़ना नहीं। हिंदी और स्थानीय भाषाओं के सम्मान का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अंग्रेजी न बोल पाने के कारण किसी का कैसे मजाक उड़ाया जाता है। भारत में मात्र 6% लोग अंग्रेजी बोल पाते हैं, और इसमें भी 12% शहरी इलाकों के लोग हैं। और आज अंग्रेजी न बोल पाना मूर्खता का सूचक। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एक भाषा आपके ज्ञान को प्रकाशित करती है? नहीं, किसी भी रूप में अंग्रेजी बोलना या लिखना ज्ञान प्रदर्शित नहीं करता। मैं जबरदस्ती किसी पर हिंदी या स्थानीय भाषा थोपना नहीं चाहता, परंतु जिनके घर में यह समझी और बोली जाती है तो उसे पढ़ा और लिखा क्यों नहीं जा सकता? हिंदी या हमारी किसी और भाषा की दुर्दशा के पीछे के कारण हम ही हैं। उपनिवेशवाद या कॉलोनाइजेशन ने हमारे ऊपर जो भी थोपा, हमने उसे सच मान लिया। किसी ने 18वीं और 19वीं शताब्दी में यह कह दिया कि कालिदास भारत के विलियम शेक्सपियर हैं। मैं इस पर प्रश्न खड़ा करता हूं, क्यों शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास नहीं है? कालिदास ही क्यों भारत के शेक्सपियर हों? यह बात मैं शेक्सपियर और कालिदास की नहीं है, बल्कि जितना मैंने अब तक राजनीति पढ़ी है, यह केवल और केवल पावर रिलेशन की बात है। इससे हम एक और विषय जोड़ सकते हैं कि कुछ भाषाओं के साहित्य अधिक पढ़े जाते हैं और कुछ के नहीं। जैसे असमी भाषा के अच्छे कवियों में शामिल हैं नीलिम कुमार, नीलमोनी फुकान, मराठी में नामदेव ढसाल और प्रहलाद केशवत्रे हैं। निर्मिल पुतुल ये संथाली भाषा में लिखती हैं, एक आदिवासी भाषा है ये। इन भाषाओं ने भी साहित्य को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। इसलिए हमें चाहिए कि इन भाषाओं की कृतियों का अच्छा अनुवाद हर भाषा में किया जाए, ताकि हम इस लैंग्वेज गैप को कम कर सकें और इसका पूरा फायदा उठाया जा सके। आज ये आवश्यक है कि इस घटते हुए पाठन को उठाया जाए और हिंदी या हमारी किसी अन्य भाषा को अल्प न समझा जाए। अगर हम अधिक पढ़ते हैं तो इससे हमारे विचारों का सुंदर विकास होगा और एक मानव के रूप में हम स्वयं को प्रकट कर पाएंगे। यह बात अब तक की चर्चा में स्पष्ट है कि साहित्य का विकास किस तरह हुआ है, वह कितना महत्वपूर्ण है, और आज उसकी खस्ताहाल स्थिति का सत्य हमसे अछूता नहीं है। इसलिए उसके सुधार हेतु कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। पहले सुधार का कर्तव्य बनता है साहित्यकारों और लेखकों का। ऐश्वर्य और सत्ता के समक्ष विवश होकर कलमधारियों ने साहित्य के सरल सत्य उद्देश्य का नाश किया है, किंतु उन्हें यह समझना होगा कि उनका कर्तव्य मात्र उनका भला नहीं है, बल्कि वह जब लिखते हैं तो समाज के दर्पण के टुकड़े के रूप में लिखते हैं। इससे उनका लिखना व्यक्तिगत ही नहीं रह पाता और सबका होता है। ऐसे में अपने स्वार्थ के लिए साहित्य की आत्मा मार देना किसी भी रूप में उचित नहीं है। इसलिए लेखकों को उसकी गुणात्मकता बनाए रखनी होगी। साहित्य किसी भी व्यापार से अधिक बड़ा है। दूसरा सुधार हो सकता है प्रशासन और सरकारी तंत्रों की ओर से। आज साहित्य को बचाने हेतु हमें वर्तमान नीतियों में बदलाव की आवश्यकता है। कवि या लेखक जब तक अपने समय काल में लिखते हैं तब तक वे राजनीति का कारण ऊपर नहीं उठ पाते और उनकी मृत्यु के बाद एक मूर्ति बनवाकर उन्हें सम्मान दिया जाता है। परंतु असल में साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे और प्रोत्साहनों की आवश्यकता सरकार को है कि सरकार इन्हें लाए और साहित्य का विकास हो सके। राजीव गांधी सरकार ने कई शहरों में साहित्य को बढ़ावा देते हुए पुस्तकालय खोले थे। ऐसे ही सार्थक कदमों की जरूरत हमें आज भी है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए युवा मेंटरिंग स्कीम से यह प्रकाश में होता है कि साहित्य के लिए कुछ सार्थक कदम उठाए गए हैं, परंतु इसके लिए राष्ट्रीय, राजकीय और स्थानीय तीनों स्थानों पर और भी ऐसी परियोजनाएं लाई जा सकती हैं जिससे हम साहित्य को पहचानें और उसे प्रयोग मिलाकर जीवन सार्थक बना सकें। जो पक्षपात लोगों के मध्य साहित्य को लेकर पनपता है उसे खत्म करने में यह सहायक होगी। तीसरा सुधार हमारा अपना एक पाठक के रूप में होना चाहिए। हम अगर अच्छा पढ़ने की मांग करेंगे तो साहित्यकारों के ऊपर दबाव पड़ेगा कि वे अच्छा लिखें।
प्रायः लोग साहित्य को झूठा और यथार्थ से परे कहकर ठुकरा देते हैं, परंतु यकीन मानिए साहित्य उबाऊ नहीं होता, वह सत्य से परे नहीं होता, बस उसके कहने का अंदाज अलग होता है। पद्म भूषण से सम्मानित लेखक जैनेन्द्र कुमार ने अपने एक निबंध में लिखा है, यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकते हैं वही तो असमर्थ हैं, पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकते हैं। मैं मानता हूं कि साहित्य कभी कभी हमें स्वप्न दिखाता है, परंतु स्वप्न देखना किसी भी रूप में गलत नहीं है। अगर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की कल्पना न की होती तो क्या आज हमें यह सिद्धांत मिलता, या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अगर एक होने की कल्पना न की होती तो क्या आज हम एक होते। अपने स्तर पर हमें यह चाहिए कि साहित्य को अच्छा पढ़ा जाए ताकि वह अच्छा लिखा जा सके। अगर वह अच्छा लिखा जाएगा तभी यह समाज संपन्न और जागरूक रह सकता है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हमारे और साहित्य का संबंध मां पुत्र का है। जिस प्रकार मां एक शिशु को लाड दुलार और स्नेह से पुचकार कर उर्जित करती है, उसी प्रकार साहित्य हमारी रोम रोम की शक्ति है। हमें साहित्य को मात्र अपने दुख का साथी नहीं मानना चाहिए, उसे अपने संपूर्ण रहस्य, जिनमें न जाने कितने ही रस विद्यमान हैं, सभी को साहित्य के साँचे में ढालने का प्रयास करना आवश्यक है। यह इच्छा शक्ति की तरह हर निर्णय में हमारा साथ देता आया है और देता है। मैं साहित्य से अपने संबंध को इतना बढ़ावा दे स्वयं को उच्च साहित्यकार के रूप में नहीं देखता। हाँ, यह सत्य है कि मैं स्वयं को उन सिपाहियों में अवश्य गिनता हूं जिनका कर्तव्य जर्जर और धूल खाते समाज के स्तंभ को बचाना है। घटती हुई पाठक संख्या को बरकरार रखने के लिए आवश्यकता से अधिक समर्पण अगर यह मुझसे मांगे तो मैं देने को तैयार हूं। मुझे बहुत कुछ कहना, लिखना और पढ़ना बाकी है। मुझे बहुत कुछ सोचना, समझना और सुनना बाकी है। सब कुछ तब तक ही सफल हो सकता है जब तक मैं अकेला नहीं, बल्कि हम सब इस मां पुत्र संबंध को आगे बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर बस मैं विनम्रता पूर्वक इस मंच से प्रण लेना चाहूंगा देवियों और सज्जनों कि मैं साहित्य को बचाने के कर्तव्य से पीछे तब तक नहीं हटूंगा जब तक इसे वह सम्मान न मिल जाए जिसका यह अधिकारी है। और मुझे पूर्ण आशा है कि आप सबका बहुमूल्य योगदान मुझे और साहित्य को प्राप्त होगा। मैं बस आशावादी रहते हुए दुष्यंत के इस शेर को दोहराना चाहूंगा कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत बहुत धन्यवाद। Wonderful. That was amazing. And the way you carry yourself is truly admirable. You have accomplished so many incredible things and you have comprehended each and everything in just 25 minutes. So, thank you so much again and again. Now, we are having certain questions from some of our enthusiastic listeners. So, first question is asked by Shubham Tiwari. He is asking that हिंदी साहित्य लेखन को तात्कालिक परिवेश में किन किन मुद्दों के साथ और किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए ताकि हिंदी साहित्य के पठन पाठन को बल मिले। अगर हम आज के समय में देखेंगे तो हिंदी के आप उपन्यास के, अगर एक आप उपन्यास पढ़िए आज का, आप उसके कवर पेज को देखिए। आप उसके कवर पेज को जैसे ही देखेंगे पता चल जाएगा वो किस मुद्दों को उठाता है, किससे प्रेरित रहता है, किससे प्रेरित नहीं रहता है। तो जिस नकारात्मक साहित्य की बात मैंने आज यहाँ पर की है वही नकारात्मक साहित्य हमें आज देखने को मिलेगा। और आज की अगर हम बात करें आधुनिक परिवेश की तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाया जा सकता है और वो नहीं उठाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे किसान आंदोलन का हम एक उदाहरण ले सकते हैं। किसान आंदोलन पे हम कई साल से चर्चा कर रहे हैं, 1 साल से चर्चा कर रहे हैं लगभग। तो हम एक ये चीज देख सकते हैं कि आंदोलनों पर लिखना बंद हो चुका है। हम क्रांति पर नहीं लिखते हैं, हम किसी एक ऐसे मुद्दे पर नहीं लिखते हैं जिसकी सकारात्मकता ज़्यादा हो, गुणात्मकता ज़्यादा हो। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य को एक ऐसा मंच चाहिए अब, या ऐसा हमें विषय की ज़रूरत है जिस विषय को लोगों के सामने लाया जा सके। आप लोगों के जीवन के बारे में लिखिए, आप साधारण व्यक्ति के बारे में लिखिए। आप अगर उनकी पहुंच से बाहर जा करके लिखेंगे तो वो बिल्कुल सत्य बात है कि लोग उसे पढ़ना नहीं चाहेंगे। तो मुझे लगता है इसका उत्तर यही है कि हिंदी साहित्य को अगर आपको बेहतर बनाना है तो आप लोगों के लिए ही लिखिए। आप अपने धन अभिलाषा या पैसे कमाने के लिए, बिजनेस के लिए अगर कुछ लिख रहे हैं तो आप साहित्य नहीं लिख रहे हैं, आप फिर व्यापार कर रहे हैं। Thank you so much, Sarun. I think he is agree with your answer. Now there is the second one question by Madan Gopal.
ही इज आस्किंग दैट साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन साहित्य और तकनीकी में युग मोबाइल फोन की आलोचना जायज है, परंतु जितनी आलोचना हो रही है उतनी सही नहीं है। इस पर आपका क्या व्यू है? मैंने पहले ही बोलने से पहले ही स्पष्ट किया था कि किसी भी रूप में आलोचना नहीं की जानी चाहिए, लेकिन एक चीज याद रखिए कि यूज में और ओवर यूज में अंतर होता है। आप एक चीज को प्रयोग में लाते हैं, लेकिन उसको जब अधिक प्रयोग में लाते लगते हैं तो आप उसके आदी हो जाते हैं। और नशा किसी भी प्रकार का हो, नशा खराब होता है। आज हमें फोन का एक तरीके से हम देखेंगे तो नशा है। हम 12 बजे मान लीजिए आप कुछ भी कर रहे हैं, 12 बजे बैठे, आपने 12 बजे से एक सीरीज शुरू की, आप देखते 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 4 बज गए, तो इससे तो आपके मानसिक स्थिति पर, शारीरिक स्थिति पर, हर एक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। तो मैं किसी भी रूप में नहीं मानता कि मोबाइल होना या तकनीक होना गलत है। बिल्कुल, मैं उसका खुद प्रयोग कर रहा हूं, तकनीक से ही जुड़े हुए हैं, तो मैं इस चीज को बिल्कुल मानता हूं। लेकिन आप ओवर यूज मत करिए। आप किताब पढ़ेंगे तो मैं निश्चित बोल सकता हूं, आप 12 बजे से अगर किताब पढ़ना चालू करेंगे तो आप 12:30 तक सो जाएंगे, ये मेरा दावा है। ज्यादा से ज्यादा 1 बजे तक जगेंगे। आप फोन देखेंगे, आप टीवी देखेंगे तो आप बहुत देर तक देख सकते हैं। तो एक उसका ओवर यूज जो है वो कम होना चाहिए। तकनीक को मैं कभी गलत नहीं मानता। Thank you so much, Tarun. Now, third question is from Animesh Shukla. He is asking that ईश्वरीय आस्था, धार्मिक समन्वय, अंधविश्वास आदि पर कबीर के साहित्य में जो आधुनिकता का भाव दिखता है, तो क्या उस आधार पर उन्हें आधुनिक कवि समझा जा सकता है, और यदि नहीं तो क्यों? बिल्कुल, कबीरदास, हर एक कवि जो अपने तत्कालीन समाज में लिखा हुआ है वो वर्तमान का भी कवि होता है। एक चीज हमें याद रखनी चाहिए। और जिस तरीके से कबीरदास ने उस समय के धर्म के बारे में लिखा, जिस प्रकार से उन्होंने जो सामाजिक एक तरीके का द्वंद्व उस समय हम देख सकते हैं बहुत तेजी से बढ़ रहा था, तो उसको चैलेंज करना उस समय में बहुत बड़ी बात होती है। और मैं तो सोचता हूं कि अभी अगर आज की बात करें और अगर कबीरदास आज के समय में लिखते, तो मुझे नहीं लगता कि उनसे कोई सहमत होता। और क्या परिवेश होता राजनीतिक व्यवस्था का उनके प्रति, ये भी एक बिल्कुल प्रश्न उठाने वाली चीज है, सोचने वाली चीज है। तो हर कवि जो लिखता है, वो कबीरदास हो, तुलसीदास हो, सूरदास हो, या आप किसी का भी एग्जाम्पल है, शिव बटालवी हो, जॉन एलिया हो, कोई भी हो, किसी भी कवि, किसी भी भाषा के कवि हो, वो अगर उस समय में लिखे गए हैं और उनका साहित्य में गुणात्मकता है, तो बिल्कुल ये चीज हमें माननी चाहिए कि वो तत्कालीन समाज के जरूर होते हैं और वर्तमान समय के भी होते हैं। तो इस चीज को मैंने जैसे प्रकट किया है, ये बात सही है। Thank you, Thank you, Tarun. Now there is fourth question by Ashish Raj. He is asking, जब आज हमारे यहाँ हिंदी इंग्लिश की नॉवेल्स की रिकॉर्ड सेल हो रही हैं, हम कैसे बोल सकते हैं इसके प्रति रुचि कम हो रही है, या फिर क्या ये बोलना सही नहीं है कि आज के पाठक का टेस्ट बदल चुका है? व्हाट्स योर व्यूज? एक चीज हम देखेंगे कि बिल्कुल रिकॉर्ड सेल होती है, लेकिन हम एक मैं रोडियार्ड क्लिपलिंग, उन्होंने एक चीज बोली थी कि हमारे जो भारत है, भारत में लेखन की संख्या ज्यादा है और पाठन की संख्या कम है। तो वो बढ़ रहा है। और टेस्ट बदलना, मतलब टेस्ट बदलने का अर्थ ये नहीं होता है कि हम कुछ भी पढ़ने लगे। तो कुछ भी पढ़ने में और सार्थक पढ़ने में बहुत बड़ा अंतर होता है, ये चीज समझनी चाहिए। और कुछ चीजें जैसे लिखी जाती, मैं नॉवेल्स देखता हूँ आजकल की, मेरे पास भी कुछ पढ़ी हुई हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सी नॉवेल से मैं पढ़ता हूँ लेकिन उनसे सहमत नहीं रहता हूँ। ऐसी कहानियां लिखी जाती हैं जिन कहानियों को पढ़ा नहीं जा सकता, तो उन कहानियों को मैं अश्लील साहित्य भी मानता हूँ। तो आप उसका रूप बदल करके अगर उसको सामने ला रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पढ़ा जा रहा है तो सार्थक हो। तो सार्थक पढ़ने में और बस पढ़ने में बहुत अंतर होता है। Now, I would like to call our respected guest for her final remarks about the talk. Thank you, Manvi. Tarun Mishra, you are a wonderful orator, very good orator, and you have well traced the history of Hindi literature. At the same time, you have come up with the problems of the issues, and you have come with the solutions also. So it's a very well researched topic where you have kind of touched upon all possible points that could have been brought under one umbrella. So congratulations for a wonderful talk that you have delivered, and I see a lot of I see a very bright future ahead of you, where you can speak endlessly on
on the topic that you have chosen. Though you are a student of political science, but your interest is varied. So I'm quite impressed, and I'm really, really very impressed. And very succinctly, you have dealt with almost all the problems which keeps troubling us, but we really can't do anything about it. Like as you said, आप social media की बात करते हो, तो रोज दिन आपको चाणक्य की शक्ल और मिर्जा गालिब और उनके जो नोटिंग्स होते हैं, मतलब उनके जो रुबायतें हैं, या वो जो शेर कह रहे हैं, और वो शेर के स्पेलिंग्स इतने गलत होते हैं। कभी गौतम बुद्ध कुछ कह रहे हैं, कभी मिर्जा गालिब कह रहे हैं, कभी ऑब्वियसली ये चाणक्य कह रहे हैं। पता नहीं चाणक्य कितना मतलब कब्र में कितने, कब्र तो नहीं होगा उनका, बट जहां पर भी होंगे वो कितने परेशान होते होंगे कि उनको किस तरह से इल ट्रीट किया जा रहा है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है, और किस तरह से उनको मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक उसी तरीके से कितना जहर हम उगलते हैं। कल ही मैं कुछ एक ये आर्टिकल देख रही, आर्टिकल तो उसको नहीं कहेंगे, आर्टिकल कहना भी बहुत ही ये है कि हाउ like since I'm a student of Mughal history and I keep talking about the drain of wealth, Manish समझेंगे, drain of wealth और deindustrialization, and I keep defending the Mughals की Mughals तो कुछ नहीं ले गए, ब्रिटिशर्स तो इतना कुछ ले गए। तो कल एक थ्योरी निकल के आई है कि ब्रिटिशर्स तो ले गए, मुगल भी ले गए। तो बाबर जो है वो कितना नाराज था, तो वो अपना कब्र जो है वो वहां पे उज़्बेकिस्तान में बनाया। तो जिसको कहते हैं ना कि कुतर्क हम करने लगे हैं, और जो फॉलोअर्स हैं उनके जो इस तरह का जहर उगलते हैं, ये इसकी बात मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो बहुत अच्छे से बहुत फेमस हो गई है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो विदाउट चेकिंग एनीथिंग आप उस चीज को मान लेते हो कि ये सच है, तो ये बहुत गलत है। हम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, और पढ़ भी रहे हैं तो विकिपीडिया से पढ़ रहे हैं। तो विकिपीडिया की कितनी क्रेडिबिलिटी है, कितना ऑथेंटिक है, जिसको जो मन में आता है वो लिख जाता है। तो वो दिन चले गए हैं जब हम लोग बहुत मास्टर किए हैं ऑन द सोर्सेज एंड हिस्टोरियोग्राफी। तो ये सब चीजें जो है वो अब खत्म होती गई हैं। आप क्लास के जो हम लोग प्रेजेंटेशन लेते हैं उसमें कुछ ही स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो सीरियसली प्रेजेंटेशन देते हैं, अदरवाइज वो इंटरनेट से निकाले और 9 ज्वेल्स के ऊपर प्रेजेंटेशन दे देते हैं। उनको लगता है उन्होंने बहुत एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन दिया है, बट हमें समझ में आता है कि फिर हम कितने फ्यूटाइल होते चले जा रहे हैं। तो आई विल जस्ट स्टॉप हियर विथ वन नोट फॉर तरुण मिश्रा कि और ये आपकी रश्मि रथी से ही है, रामधारी सिंह दिनकर की है, जहां पर वो लिखते हैं। और उससे पहले भी जैसे जो पहले साहित्य होता था उसमें देखिए आप महाराणा प्रताप की महिमा हम नहीं सुनते हैं, बल्कि हम उनके घोड़े की भी महिमा सुनते हैं कि जो तनिक हवा की बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो इतना विविड और इतना बढ़िया डिस्क्रिप्शन है न सिर्फ महाराणा प्रताप का ही, बल्कि आपको उनके मतलब सहचर या घोड़े का मिलता है। तो इस तरह का जो साहित्य है वो अब डेफिनेटली मिसिंग है, और वो इम्प्रिंट भी नहीं देता हमारे दिमाग को, पता नहीं जिस तरह का लिटरेचर चल रहा है। और तरुण के लिए तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। तो आपने इतनी अच्छी मेहनत की है, तो हम देख पा रहे हैं कि आप वाकई काबिल तारीफ आपका एफर्ट रहा है। एंड आई एम श्योर कि द एंटायर 53 प्रेजेंट हियर have benefited from your talk. So thank you all for having me, and thank you Manish for inviting me.